आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कॉम्प्रोमाइज्ड बताया है। राहुल गांधी का दावा है कि प्रधानमंत्री बाहरी दबाव में काम कर रहे हैं और अडानी व एप्स्टीन फाइल्स जैसे मुद्दों के कारण उन पर भारी दबाव है। भारतीय राजनीति में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर और भीतर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सीधे प्रधानमंत्री की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड यानी दबाव में बताया है। आखिर क्या है वो एप्स्टीन फाइल्स और अडानी का वो कनेक्शन जिसका जिक्र राहुल बार बार कर रहे हैं? राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुई भारत अमेरिका ट्रेड डील दबाव में आकर जल्दबाजी में साइन की गई है। राहुल के मुताबिक प्रधानमंत्री पर भयंकर प्रेशर है और उनकी इमेज का गुब्बारा अब फटने वाला है। राहुल गांधी ने 2 मुख्य प्रेशर पॉइंट्स का जिक्र किया है। राहुल का दावा है कि अडानी समूह पर चल रही जांच सीधे पीएम के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर हमला है। राहुल ने संकेत दिया कि एप्स्टीन फाइल्स में कुछ ऐसा है जिससे सरकार घबराई हुई है और इसी कारण प्रधानमंत्री बाहरी ताकतों के सामने झुक रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब का हवाला देते हुए कहा कि जब चीन हमारी सीमाओं पर आगे बढ़ रहा था तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था। उनका आरोप है कि सरकार सच्चाई को देश के सामने आने से रोक रही है। इन खुलासों के बाद संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राहुल गांधी को सदन में बोलने से जानबूझकर रोका जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और इसे देश को बदनाम करने की साजिश बता रही है। को रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में LOP को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं
आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दबाव में हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी नब्ज को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पकड़ लिया है? क्या आर्थिक नीतियों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं? या फिर दुनिया के भीतर अलग अलग देशों के साथ इस दौर में जो भी कूटनीति हो रही है या राजनयिक संबंध बनाए जा रहे हैं और उनके पीछे जो टैरिफ वार या ट्रेड डील चल रही है, उसमें भारत जिस जगह पर खड़ा है वो अमेरिका के लिए एक मुश्किल हालात हैं, इसीलिए अमेरिका एक दबाव बना रहा है? या फिर दूसरी तरफ भारत के चीन के साथ जो संबंध हैं, वह चीन जो भारत की सीमा पर लगातार दखल देता है, उसके बावजूद भी क्या भारत का रुख चीन को लेकर कुछ ज्यादा नरम नहीं हो गया? भारत के संबंध रूस के साथ कोई आज से नहीं है, बहुत पुराने रिश्ते हैं रूस के साथ। बावजूद इसके अमेरिका अगर खुलकर कहता है कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, तो भारत चुप्पी थाम लेता है। क्या यह वाकई संभव है कि अमेरिका का सामान भारत में 0% टैरिफ पर आ जाए और भारत के सामान जो इससे पहले एवरेज 2 से 4% टैरिफ पर जाते थे, अब वो 18% हो गए, तो भारत डुगडुगी बजाने लगे कि यह एक झटके में 50, 25 और उसके बाद 18 पर आकर खड़े हो गए? यह कौन सी परिस्थिति है? और इन परिस्थितियों को लेकर क्या इसीलिए बीते 2 दिनों से राहुल गांधी लोकसभा में जिस बात को कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, या उन्हें कहने दिया नहीं जा रहा है? वो जिक्र चीन के साथ भारत के संबंध जो इस वक्त व्यापार के हैं और दूसरी तरफ सीमा पर सुरक्षा को लेकर हैं, दोनों के भीतर के अंतर्विरोध को उभारना चाहते हैं? या इस दौर में प्रधानमंत्री ने जो छवि अपनी गढ़ी है, वो छवि क्या राहुल गांधी के कहने से वाकई चकनाचूर हो जाएगी? इसीलिए कल भी और आज भी एक शब्द भी राहुल गांधी को कहने नहीं दिया गया। खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी कल जरूर थी, गृह मंत्री की मौजूदगी जरूर थी, लेकिन आज लोकसभा में वह भी नहीं आए। स्पीकर ने भी पल्ला झाड़ लिया। यह एक ऐसी परिस्थिति क्या वाकई आ चुकी है जिसका जिक्र राहुल गांधी आज संसद के परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह कहने से चूके नहीं कि दरअसल प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। मेन बात यह है
कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये कहने की जरूरत पड़ क्यों गई और इसका विरोध सरकार की तरफ से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिन बातों का जिक्र कल रात से शुरू हुआ है, खास तौर से भारत की जो ट्रेड डील अटकी हुई थी, कल रात प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई और इसकी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री के जरिए नहीं आई, बल्कि दिल्ली में मौजूद अमेरिका के राजदूत जो हैं उन्होंने जानकारी दी कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर एक तरफा तरीके से जो टैरिफ को लेकर भारत के साथ आर्थिक संबंधों का ऐलान कर दिया, उसने एक झटके में ऐसा महसूस कराया कि जैसे भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कोई मायने रखती ही नहीं है। और भारत ने भी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, भारत ने क्या कहा, उससे पहले यह जान लेना, समझ लेना जरूरी है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम की घटना के बाद और भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो इसी तर्ज पर अमेरिका की तरफ से पहले जानकारी दी गई, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पहले जानकारी दी गई कि सीज फायर दोनों देशों के बीच होगा। और शाम 5 बजते बजते जो जानकारी अमेरिका से निकल कर आई, लगभग 6:30 बजे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सामने आकर कहा कि सीज फायर का ऐलान हो गया। उससे तकरीबन 1 घंटे पहले यानी 5:30 बजे पाकिस्तान ने कहा। यानी अमेरिका उस युद्ध को चला रहा था, यह सवाल आज तक उलझा हुआ है। या उसके कहने पर वो युद्ध हो रहा था, या जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके पीछे जो पूरा गणित था वो अमेरिका के हिसाब से चल रहा था। दरअसल उसी को नए तरीके से टैरिफ के जरिए जो बातें निकल कर आई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हैरान इसलिए कर दिया क्योंकि जिस बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने बकायदा सोशल मीडिया के ट्रुथ पर लिखकर किया, वो हैरान करने वाला इसलिए भी है कि भारत उसमें झुकता हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी जो अभी तक कह रहे थे कि इस देश में कम से कम खेती यानी एग्रीकल्चर को लेकर तो कोई रास्ता खोला नहीं जाएगा अमेरिका के लिए, जो वो लगातार मांग कर रहा है। लेकिन अमेरिका की राष्ट्रपति ने कहा जी नहीं, अब वो रास्ता खुल गया। भारत ने कोई विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं, जिन जिन क्षेत्रों को लेकर या जितनी बड़ी तादाद में इस बिजनेस का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ किया है, भारत का कुल बजट उसके दायरे में आ जाए, क्योंकि $500 बिलियन का मतलब होता है लगभग 45 से 46 लाख करोड़। इतना सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा। भारत का कुल बजट जो 2 दिन पहले रखा गया वो 53 लाख करोड़ का है। और इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच जो भी व्यापार है उसमें एक पक्ष तो भारत के हक में है कि भारत जितना सामान अमेरिका को देता है उसका आधा सामान वो अमेरिका से लेता है, यानी व्यापार का जो मुनाफा है वो भारत के पक्ष में है। वो चीन के साथ नेगेटिव है, वो रशिया के साथ नेगेटिव है, लेकिन अमेरिका के साथ वो पॉजिटिव है भारत के लिए। लेकिन $500 बिलियन, तो क्या इसका मतलब है कि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और अमेरिका ने कोई नब्ज पकड़ी हुई है? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो लिखा, ट्रुथ पर जो लिखा, उसको जरा देख तो लीजिए। अंग्रेजी में लिखा गया यह पूरा हिस्सा
अगर इसके हिंदी में समझने की आप कोशिश करें तो खुद राष्ट्रपति ट्रंप लिखते हैं कि आज सुबह अमेरिका में सुबह हो रही थी, भारत में कल रात हो चली थी। उन्होंने लिखा अपने टाइमलाइन से, आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। हमने रूस यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर चर्चा की और मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, सम्मान और उनके अनुरोध पर हमने अमेरिका और भारत के बीच तुरंत एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है। वो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के अनुरोध पर इस डील पर सहमति बनाई गई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से कम करके 18% करेगा। वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बाय अमेरिकन को लेकर बड़ी प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा की ऊर्जा यानी एनर्जी, जिसमें तेल भी शामिल है, गैस भी शामिल है, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल यानी कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे और मजबूत होंगे। इसके तुरंत बाद अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंग्स ने कहा, अब अमेरिका के किसानों के प्रोडक्ट भारत के बाजार में जाना शुरू हो जाएंगे और इससे अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में पैसा आएगा। जैसे ही इस बात का जिक्र अमेरिका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किया, वैसे ही हर किसी के जहन में प्रधानमंत्री मोदी का वो वक्तव्य जहन में जरूर आ गया होगा जब उन्होंने कहा था, कोई भी हो लेकिन हम अपना एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी दरअसल सोशल मीडिया में इसका जवाब दिया ट्विटर पर। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय दोस्त, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। यह जानकर हम खुश हैं कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% टैरिफ लगेगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोग यानी 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यह है, जिन बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया और जिन बातों का जिक्र सुनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, उसके मतलब मायने कैसे बदल गए और क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या अमेरिका ने कोई नब्ज उनकी पकड़ रखी है? इस सवाल पर आए उससे पहले हमें लगता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चंद दिनों पहले क्या कह रहे थे, किसानों के बीच बैठकर सुन लीजिए एक बार। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो क्या इसीलिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के कॉम्प्रोमाइज होने का जिक्र कर दिया? वजह क्या है? क्योंकि मसला सिर्फ एग्रीकल्चर क्षेत्र भर का अब नहीं है। जिन बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया उसका जवाब दे पाने की स्थिति में सरकार भी अभी नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ट्रेड डील का जिस तरीके से ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया उसमें खुले तौर पर वो कह रहा है कि अब रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा। संप्रभुता, स्वतंत्रता, ताक पर। कल तक रूस परमानेंट और भारत का ग्रेटेस्ट फ्रेंड के तौर पर उसकी पहचान थी, परमानेंटली एलाई के तौर पर पहचान थी।
और ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा, यानी यहां पर भारत का सेल्फ रिस्पेक्ट भी गायब हो गया। इतना ही नहीं, इन सब के बाद भारतीय सामानों पर इससे पहले एवरेज जो 2 से 3% टैरिफ लगता था वो अब बढ़कर 18% हो गया। कुछ चीजों पर 10 से 12% भी लगता था, लेकिन 18% नहीं लगता था। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या सामान्य तौर पर यह मानी जा रही है कि टेक्सटाइल और डायमंड के क्षेत्र में जो संकट भारत के भीतर इस टैरिफ के खेल में डगमगाने लगा था, इतनी बड़ी तादाद में इस देश में टेक्सटाइल से जुड़े मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और सूरत का डायमंड इंडस्ट्री पूरे तरीके से बैठने को था। किसी तरीके से इस 18% पे सहमति जताकर टेक्सटाइल और डायमंड के रास्ते को बना लिया गया और उसके बाद सारे समझौते कर लिए गए, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज्ड है। या बात कुछ और है? बात कुछ और इसलिए भी लगती है क्योंकि अमेरिका का धीरे धीरे 0% टैरिफ हो जाएगा। तो क्या यह सेल्फ गोल भारत ने करना सीख लिया है? वो भारत जो लगातार टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर लंबे वक्त से डील करने की दिशा में अपने अनुकूल रास्ता खोज रहा था, तो फिर झुका क्यों भारत? इसलिए अब यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के सामानों पर 20 से 70% तक टैरिफ इससे पहले लगता था, वो 0% पे हो जाएगा तो क्या होगा? और भारत का टैरिफ बढ़ गया पिछली बार की तुलना में तो क्या होगा? यह किसी भी सामान्य 5वीं छठी का छात्र भी बता सकता है कि जब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और कम पैसे वाला माल आपके बाजार में आएगा तो क्या असर पड़ेगा। यह कोई बताने की चीज है नहीं। यानी हर वो प्रोडक्ट जिस क्षेत्र में भारत का इंडस्ट्री अपने तौर पर काम कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बढ़ना चाह रही है, सब पर ब्रेक। बेरोजगारी की परिस्थितियां और नाजुक, आयात भारत लगातार कर रहा और नई परिस्थिति में जब कृषि क्षेत्र में खेती और डेयरी रूरल इकोनॉमी उस दिशा में भारत अब समझौता करने की दिशा में बढ़ चुका है, क्योंकि अभी तक तो जिक्र सिर्फ बादाम, काजू और अखरोट का होता था, पिस्ता का होता था, लेकिन अब तो मसला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहा है, क्योंकि खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर अमेरिका के कह रहे हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड होप कर चुके हैं। कौन सी नब्ज है जिसको दबा ली है अमेरिका ने, और इस परिस्थिति में भारत कैसे समझौता कर रहा है? इन सवालों के साथ और बड़ा सवाल है कि इस दौर में डॉलर के मुकाबले रुपया कहीं टिक नहीं पा रहा है, और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा 500 बिलियन डॉलर का सामान भारत खरीदेगा। यह 500 बिलियन डॉलर शब्द कहां से आया? क्योंकि अमेरिका के साथ जो इस वक्त भारत डील कर रहा है उसमें अगर ध्यान दीजिए 2024 में 41.75 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका से भारत आया था, यानी लगभग 3,76,799 करोड़। और भारत ने जो माल अमेरिका भेजा था वो 85.3 बिलियन डॉलर का था 2024 में। यह लगभग होता है 7,69,000 करोड़, यानी 4 लाख करोड़ का ज्यादा भारत को व्यापारिक लाभ हुआ था। यानी 2024 तक 127 बिलियन डॉलर। 2025 का पूरा डाटा भी आया नहीं है, लेकिन वह भी कमोवेश इसी के इर्द गिर्द है। तो ऐसे में डूबती हुई अपने करीबियों की इंडस्ट्री या इस देश के भीतर इकोनॉमी ना संभाल पाने की दिशा में बढ़ते हुए कदम की दिशा में यह टैरिफ डील है या कुछ और है? क्योंकि जब आप सिर्फ 3.5-4 लाख करोड़ का सामान अमेरिका से मंगा रहे हो और वो टारगेट दे रहा है 45-46 लाख करोड़ का, यानी 500 बिलियन डॉलर का, तो फिर आपको जाना होगा फरवरी के महीने में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ के बाद भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे थे, वाशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस के भीतर। वहां बैठकर अमेरिका राष्ट्रपति के साथ जो डील की गई थी वह 500 मिशन के तौर पर उसका जिक्र हुआ था। 500 मिशन 500 जी। 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध जो हैं 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 2030 तक का जिक्र था और उसमें एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं था। लेकिन इस दौर में अभी भारत खरीदना शुरू कर देगा, अभी नहीं तो अगले साल, होते होते तो अगले साल से शुरुआत होगी, उसके बाद खरीदेगा और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ जाएगा। तेल जहां से हम बोलेंगे वहां से खरीदेगा। इन तमाम परिस्थितियों में सरकार क्या वाकई कॉम्प्रोमाइज्ड है? लोकसभा तो चली नहीं, राज्यसभा में जब जेपी नड्डा के सामने यह सवाल आया तो सुन तो लीजिए क्या कहने मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में
ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा कल तक बीजेपी के अध्यक्ष थे और फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिशन 500 पर हस्ताक्षर करके आए थे कि 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड होगा, उस वक्त बीजेपी ने बतलाया भी था कि कैसे अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक संबंध अब ट्रैक 2 की दिशा में जाएंगे, यानी पहले दौर में ट्रंप के साथ दोस्ती और दूसरे दौर में महादोस्ती। लेकिन इस महादोस्ती का असर इतना व्यापक और इस तर्ज पर होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसीलिए अब उन्हें कहना पड़ रहा है, हां सरकार इस पर जरूर बात करेगी, खुलकर बात करेगी, बताएगी। लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है। यह माना जाए कि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के जो फ्री ट्रेड हुआ है उसका दबाव अमेरिका पर था। यह माना जा सकता है कि इस दौर में ब्रिक्स को लेकर या चीन और रशिया के करीब जाने से अमेरिका पर दबाव था भारत को लेकर। लेकिन अगला सवाल अभी भी वही है, जब भारत का इतना मजबूत रुख था तो उसके बावजूद भी भारत के हितों को दरकिनार करते हुए जिस टैरिफ पर समझौते का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से बात करते हुए कह रहे हैं कि उनके अनुरोध पर यह सब कुछ हुआ है, तो यह मैसेज है क्या, इसकी वजह क्या? और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सफाई नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी टैरिफ के साथ समझौते के बाद आज जब एनडीए की बैठक में पहुंचे तो जोरों शोरों से उनका जिस तर्ज पे स्वागत हो रहा था, उस वक्त उस दौर में जब वो जानते हैं कि आखिर पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है कि विपक्ष का नेता कुछ कहना चाहता है, इस दौर में रशिया और चीन को लेकर और ईरान को लेकर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिका और भारत के बीच कैसे सहमति बनेगी, यह भी उलझन है। और इस उलझन में क्या वाकई कोई नब्ज है जो भारत के प्रधानमंत्री खुले तौर पर गाजे बाजे किस तरीके से नजर आने लग गए जो एनडीए की बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में आज हुई? तो क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं? और वजह क्या है? वो कौन सी नब्ज है जिसको अमेरिका दबा चुका है? और प्रधानमंत्री को अपने आप को इस तरीके से पेश करना अब जरूरी है कि देखिए, हमारा हर सौदा, हर डील को लेकर कोई भी बातचीत, हम झुके नहीं। ये उन्हें कहना पड़ेगा जो आज उन्होंने कहा भी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में अगर ध्यान दें तो भारत 18% टैरिफ भारत के सामानों पर लगेगा और अमेरिकी सामानों पर भारत जो आएंगे उस पर 0% टैरिफ लगेगा। इंडोनेशिया भी अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ लगा रहा है, लेकिन वहां पर भारत से ज्यादा 1% ज्यादा टैरिफ लिया जा रहा है। वियतनाम की भी कमोवेश यही स्थिति है, 20% टैरिफ है, 0% वहां पर अमेरिकी सामानों पर टैरिफ है। लेकिन बांग्लादेश और चीन का क्या है? बांग्लादेश के ऊपर 20% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, तो बांग्लादेश ने अमेरिकी सामानों पर 28% टैरिफ लगाया है। चीन के ऊपर अमेरिका ने 34% टैरिफ लगाया है, तो चीन ने अमेरिकी सामानों पर 32% टैरिफ लगाया है। यह मैसेज बहुत साफ है कि आपकी मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अमेरिका में सामान भेजे जाने को लेकर भारत के व्यापारी अब कितना प्रोडक्ट दे पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर जो रिवाइव करने की सोच इस बार बजट में भी रखी गई, क्या वो रिवाइव कर पाएगी जब दुनिया से आने वाले सामान पर 0% टैरिफ होगा? और कहीं यह परिस्थिति तो नहीं होगी जो अक्सर भारत के भीतर, कम से कम इस वक्त कोयले के क्षेत्र को लेकर हम कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा दुनिया के तीसरे नंबर पर कोयला मौजूद है। बावजूद इसके हमारा कोयला निकालना ज्यादा महंगा पड़ता है, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेना सस्ता पड़ता है। तो भारत के जो कोयले से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट है वो बाहर से कोयला ले आते हैं। इसी तरीके से कल खेती पर हो जाएगा, इसी तरीके से हर प्रोडक्ट को लेकर हो जाएगा। शायद इसीलिए ये कहीं बड़ा सवाल है।
आखिर वो परिस्थिति है कौन सी जिसमें ऐसा लग रहा है कि भारत कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता, भारत का सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ गायब हो गया? यह सवाल राहुल गांधी ने आज जब पार्लियामेंट के भीतर उठाया या उठाने की कोशिश की, जो वो चीन के युद्ध के परिस्थितियों को लेकर जनरल नारवानी की किताब का जिक्र करते, उसे आज भी पढ़ने नहीं दिया गया। जब वो बाहर निकले और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड होने का जिक्र किया तो पत्रकारों ने सवाल किया, कौन सी वजह है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे? जवाब क्या? एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है, और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं, और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो क्या वाकई यही वजह है? हर कोई जानता है कि अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संबंध क्या हैं। हर कोई जानता है कि 2013 में जब इस देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वह जिस चार्टर्ड में घूमकर दुनिया देश भर में प्रचार कर रहे थे, वह अडानी का विमान था। और उसके बाद 2014 के बाद जो रफ्तार अडानी की इंडस्ट्री ने, उसके नेटवर्थ ने पकड़ी, वो आज भी कोई रोक नहीं पाया। एक वक्त तो दुनिया के पहले 2-3 लोगों में उनकी रईसी की शुमारी होने लगी। वो बीच में हिंडनबर्ग ने चीजें डगमगा दी, और नई परिस्थितियों में अब अमेरिका के भीतर जो करप्शन की फाइल खुल गई है और अब अदालत में जा चुकी है, उसके बाद लगभग 75,000 करोड़ के जुर्माने का जिक्र भी हो रहा है। तो क्या वो फाइल वाकई, या कहें अडानी का पूरा साम्राज्य, क्या वाकई बीजेपी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या प्रधानमंत्री मोदी के उस पॉलिटिकल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या यह हकीकत में है? और आर्थिक साम्राज्य के बगैर राजनीति भारत में कैसे होगी, यह भी एक सवाल है। खासतौर से तब जब 2014 से भारत में राजनीति करना, चुनाव जीतना, सरकार गिराना, सरकार बनाना, विधायकों की खरीद फरोख्त, पार्लियामेंट्रीज की खरीद फरोख्त, पार्टियों का तोड़ देना, सब कुछ खुले तौर पर पैसे के आसरे कैसे चलता रहा और चल रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस दौर में कॉरपोरेट का पॉलिटिकल फंडिंग बीजेपी के हक में करना, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा खेल होना, उसके बाद भी ट्रस्ट के जरिए भी पैसा बीजेपी के पक्ष में आना, यह सारी चीजें सामने हैं। तो क्या इस पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ढहने का डर है, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज्ड है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? या फिर जो दूसरी वजह बताई गई एप्स्टाइन फाइल को लेकर, क्योंकि एप्स्टाइन फाइल्स में एक नाम प्रधानमंत्री मोदी का आया एक जगह जरूर, बीजेपी ने, सरकार ने इसे खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने खुलकर कहा, हां वो इजराइल गए जरूर थे, लेकिन उसके अलावे जो कुछ भी लिखा गया है वो सब बकवास है। कांग्रेस ने सवाल जरूर खड़े किए, फैक्ट के साथ रखे। दुनिया भर के तमाम बड़े लोगों के नाम उस एप्स्टाइन फाइल को लेकर सवाल है, लेकिन यह भी एक आगे का सवाल है। अभी भी बहुत सारे पेपर, बहुत सारी तस्वीरें आनी बाकी हैं। तो क्या इस वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है कि आने वाले वक्त में वो नाम, वो तस्वीर ना आ पाए? कौन सी परिस्थिति है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर गए? क्योंकि अगर इस परिस्थिति के भीतर भारत की संप्रभुता और भारत की स्वतंत्रता और भारत के स्वाभिमान को लेकर भारत के आर्थिक संबंधों के मद्देनजर समझौते हो रहे हैं, और पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के नेता को इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है कि वहां का नियम कायदा कल बतलाया गया, आज उस नियम कायदे से आगे निकलकर राहुल गांधी ने जब जिस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं उसको जब आइडेंटिफाई करवा दिया, तो उसके बावजूद भी नहीं पढ़ने दिया गया। यह परिस्थिति इससे पहले भारत की राजनीति में, पार्लियामेंट के भीतर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और बनने वाली आर्थिक नीतियों को लेकर कभी नहीं थी। तो क्या बात अब सिर्फ
कॉरपोरेट के साथ नेक्सस की नहीं है। बात अब इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के उस इकोनॉमिक नेक्सस की आकर खड़ी हो चली है जिसके दायरे में भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। यह स्थिति पहले इस देश में कभी नहीं थी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।